आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीक की सेंटेंस ब्रेकिंग सेशन में सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक की क्लास में सैटरडे की जगह संडे को ले रहा हूँ। पिछले वीक हमने मिस कर दी थी, लेकिन इसको कंटिन्यू रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। जो प्यार और जो सम्मान आपने मेरे जैसे छोटे से टीचर को बख्शा है पिछले 2 सालों में, दैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड ओनली अनपैरेलल्ड। आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को। क्या करेंगे आज? सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड वो मेथड है जिसमें इंग्लिश का लॉजिक आप समझ पाते हो। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है भारी भरकम सा, 25 वर्ड्स हैं उसमें। मैं क्या करूँगा, उस सेंटेंस के 25 वर्ड्स को तोड़ दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, और ब्रेक करने के बाद वो 25 वर्ड्स खुद बोलेंगे हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है और सेंटेंस में कौन सी ग्रामर किस वजह से लगी हुई है। तो ओवरऑल इंग्लिश में मैथ्स का लॉजिक जो है ना, मैथ्स का लॉजिक हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। बढ़ा लेते हैं आगे। इसको फटाफट से एक लाइक और एक शेयर दे देना। जितने भी सेंटेंस उठाऊंगा सारे के सारे हिंदू के एडिटोरियल से हैं, पुराने और नए, और हर सेंटेंस में आपको मिलेंगी कुछ एरर्स, हिडन वाली एरर्स को पकड़ते जाओ और सेंटेंस को ब्रेक करते जाओ। साथ ही राइटिंग स्किल्स बेसिक से एडवांस्ड अवेलेबल है अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। यूपीएससी, बैंक्स, एसएससी, आईलेट्स, कोई भी एग्जाम हो, रिपोर्ट, ऐसे, समरी, आंसर राइटिंग, कुछ भी आपको करना हो, बेसिक से मैं आपको इंग्लिश लिखनी इस कोर्स में सिखा रहा हूँ। हिंदुस्तान का अकेला एक ऐसा कोर्स है जो आपको बेसिक से इंग्लिश लिखनी सिखाता है। इस कोर्स की कीमत है रेगुलर प्राइस 699, लेकिन आज टीचर्स डे के मौके पर यह कोड एक्टिवेट हो गया है 24 घंटों के लिए। 12 बजे तक इसका फ़ायदा उठाना। 699 की जगह 499 में कोर्स आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में एसएससी और बैंक के कोर्स भी अपनी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ऐप मिलेगी आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे योर इंग्लिश ट्यूटर नाम से। मैं आपका इसको कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगा। इस तरह का लोगो है, डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करो और स्टोर टैब में जाकर के जो कोर्स आपको चाहिए उस कोर्स को आप एक्सेस करें। सभी पेमेंट मेथड इस पर एक्सेप्टेड है। यूपीआई हो, कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, जैसा आप लगाना चाहो लगा सकते हो। चलिए शुरू कर लें। ये फर्स्ट सेंटेंस है जो पिछली बार के क्विज में मैंने आपको दिया था। इसी से ही अपनी क्लास को शुरू करेंगे। पहले एक काम करेंगे, इसको सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर अपने इसको ब्रेक करके देखेंगे इसमें हिडन एरर्स कहाँ पे हैं। कह रहा मिस्टर वाइट वॉज एन एमेरिटस प्रोफेसर एंड यूज टू टीचिंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिफोर मेकिंग फॉर्च्यून इन रियल एस्टेट बिजनेस। कह रहा जो मिस्टर वाइट नाम का आदमी है ना, जो ये मिस्टर लगा हुआ है तो आदमी है, कह रहा वो एक एमेरिटस प्रोफेसर था। प्रोफेसर तो आप जान ही गए हो। एमेरिटस का मतलब क्या होता है भाई? जो कि रिटायर्ड हो, और रिटायर होने के बाद भी अपनी डेजिग्नेशन को होल्ड करता हो। प्रोफेसर में आर्मी के अंदर आप रिटायर भी हो जाओ ना, तो उसके बाद भी अपने घर के बाहर लगा सकते हो रिटायर्ड आर्मी जनरल, है ना, या रिटायर्ड प्रोफेसर। तो ये एमेरिटस की उपाधि होती है, क्योंकि आप रिटायर तो हो चुके हो लेकिन अपनी उपाधि को, डेजिग्नेशन को अभी भी होल्ड करते हो। तो ये इसी प्रकार के आदमी थे मिस्टर वाइट, एमेरिटस प्रोफेसर। और इनकी एक आदत भी थी टीच करने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और कब? उससे पहले जब उन्होंने एक फॉर्च्यून बनाया रियल एस्टेट बिजनेस में। तो पहले क्या करते थे वो, स्कूल में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में या यूनिवर्सिटी में एक टीचर हुआ करते थे। उससे पहले उसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट में अपना हाथ आजमाया और उन्होंने एक बहुत बढ़िया फॉर्च्यून बना लिया, अपना नसीब बना लिया वहीं पर। तो ऐसा था मिस्टर वाइट, इस तरह का आदमी था। समझ गए? सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। अब इसको हमें करना है ब्रेक। ब्रेक करने के लिए यहाँ पे लाएंगे इसको अलग से, और सभी वर्ड्स को मैंने अलग अलग कलर्स दे दिए हैं। अगर आप मेरे साथ बहुत दिनों से इन वीडियोस को देख रहे हो तो आपको कलर्स के बारे में मालूम होगा। ऊपर लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड मिलेंगे ग्रीन कलर में, कंजंक्शन मिलेंगी येलो कलर में, एडजेक्टिव मिलेंगे ब्लू कलर में, एडवर्ब मिलेगी पिंक कलर में अगर आई होगी तो, और वर्ब्स मिलेंगी, मेन वर्ब्स रेड कलर में, है ना। चलिए 3 हमारे पास फॉर्मूलाज हैं सेंटेंस को ब्रेक करने के। तो वो फॉर्मूला मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके सामने फटाफट से। पहला फॉर्मूला है सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा। सब्जेक्ट विल बी इक्वल और मोर देन 1, है ना। 5 भी हो सकते हैं, एक तो जरूर होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? जितने सब्जेक्ट होंगे कम से कम उतनी वर्ब्स जरूर होंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो कम से कम 5 वर्ब्स जरूर होंगी। 6 भी हो सकती हैं और 16 भी हो सकती हैं। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? जितने भी प्रेपोजिशंस हैं, जैसे बिफोर है, इन है, बाय है, एट है, ये सब प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। बस यही 3 फॉर्मूलाज है। अब ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट बनता है और ये जो ऑब्जेक्ट बनता है ये सिर्फ ग्रीन कलर वाला बनेगा, यानी कि नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड। इन फॉर्मूलाज को हमें अप्लाई करना है। देखो मिस्टर वाइट है आपका सब्जेक्ट, कैसे पता लगा? ये सेंटेंस का पहला ऐसा नाउन है ग्रीन कलर में, प्रॉपर नाउन है, एक आदमी का नाम है, जिससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही और उससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही। तो ये आवारा नाउन है।
सेंटेंस का पहला आवारा नाउन ही कहलाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, तो रूल नंबर 1 आपका पूरा हो गया, सब्जेक्ट आपको मिल चुका है। आगे बढ़ो। वॉज इसकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को लेकर के बैठा है, सब्जेक्ट को मिल गई वर्ब। अच्छा, क्या था मिस्टर वाइट? वर्ब जब बी फैमिली की आ जाए, कौन कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बिन, बीइंग भी होती है। ये 8 में से कोई भी वर्ब आ जाए, अकेले आ जाए बिना किसी मेन वर्ब के, तो इसको हम बोलते हैं लिंक वर्ब। लिंक वर्ब, और ये क्या करती है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मिलवाती है। तो मिस्टर वाइट जो थे वो एक अमेरिटस प्रोफेसर थे। मिस्टर वाइट के बारे में बताने वाला ये बन गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अमेरिटस हो गया रिटायर्ड, और अमेरिटस एक एडजेक्टिव काम कर रहा है इस प्रोफेसर वाले नाउन के लिए। अभी तक मामला सेट है? चलो आगे बढ़ो। एंड बन गई कंजंक्शन। अब देखो इसके बाद एक और वर्ब आई है यूज्ड। देखो मिस्टर वाइट जो है ना, मिस्टर वाइट ये जो सब्जेक्ट है इसकी 2 वर्ब्स हैं। वर्ब नंबर 1 है इसकी वॉज, और वर्ब नंबर 2 है इसकी यूज्ड। समझ गए मेरी बात को? एंड कंजंक्शन से दोनों वर्ब्स आपस में मिली हुई हैं। अब देखो यूज क्या करते थे वो, देखो यूज का मतलब होता है किसी काम का आदी होना, किसी काम को रेगुलरली करना। वो रेगुलरली टीच किया करते थे, पढ़ाया करते थे 2+ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को हम बाद में देखेंगे, ये स्ट्रक्चर क्या है, हो सकता है आपको इसमें एरर मिल जाए। ठीक है, यूज टू टीचिंग। अब टीच कहाँ करते थे? इन लगा के बताया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एक प्रॉपर नाउन है। एच भी बड़ा है, यू भी बड़ा है, कोई छोटी मोटी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है ना, एक खास यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बिफोर प्रेपोजिशन है, उसके बाद उसका आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा मेकिंग नाम का जीरेंट। प्रेपोजिशन जब भी अपने बाद वर्ब लेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पे मेक नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ मेकिंग। अच्छा, मेकिंग किसको किया? जीरेंट से जो वट या हुम का रिप्लाई करे, वर्ब की किसी भी फॉर्म से, चाहे जीरेंट हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे पार्टिसिपल हो, चाहे इन्फिनिटिव हो, किसी भी फॉर्म जो वर्ब की, अगर उससे कोई नाउन वट या हुम का रिप्लाई कर दे, वो नाउन कहलाता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो क्या बनाया उन्होंने? इन्होंने बनाया फॉर्चून को। वट का रिप्लाई देने वाला फॉर्चून बन गया इस जीरेंट का ऑब्जेक्ट। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रियल इस्टेट बिजनेस। ये रियल इस्टेट एक कंपाउंड नाउन है और बिजनेस भी एक नाउन है। ये पूरा मिलकर के एक कंपाउंड नाउन और बड़ा बना रहे हैं। कौन सा बिजनेस? रियल इस्टेट वाला बिजनेस। चाहे तो रियल इस्टेट को एडजेक्टिव मान लो बिजनेस को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर इस पूरे को कंपाउंड नाउन मान लो, रियल इस्टेट बिजनेस। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर अपने को एरर्स बड़ी बड़ी दिखनी चाहिए सेंटेंस में। मिस्टर वाइट इज योर सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की 2 वर्ब्स हैं। वर्ब नंबर 1 है वॉज, और वर्ब नंबर 2 है यूज्ड। यूज्ड बता रहा है इनका इस काम को करने की आदत थी, रेगुलरली इस काम को किया करते थे। दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं एंड नाम की कंजंक्शन से। वॉज वर्ब जो आई है मेन वर्ब, लिंक वर्ब, इसने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाया हुआ है प्रोफेसर को। प्रोफेसर एमेरिटस है, एमेरिटस एक एडजेक्टिव प्रोफेसर को मॉडिफाई कर रहा है। टू टीचिंग के बारे में हमें पता नहीं है ये क्या है। टू के साथ में जनरली वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, अब इसको चेक करना पड़ेगा। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम का प्रॉपर नाउन, एच बड़ा है और यू बड़ा है। बिफोर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मेकिंग नाम का जीरेंट। इस जीरेंट से वट का रिप्लाई किया फॉर्चून ने, फॉर्चून नाम के नाउन से इस जीरेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रियल एस्टेट बिजनेस। अब ढूंढे इसमें एरर्स, चलो आ जाओ। नंबर 1, जब भी आप कहीं टीच करते हो, लिख लेना इस रूल को, वैसे मैं कहीं अलग से लेके नहीं बता रहा हूँ, आप यहीं पे लिख लो। जब भी आप कहीं पे टीच करो, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, तो टीच इन या टीच एट जो भी यूज़ करना हो, हमेशा यूज़ करें टीच एट को, प्रीफर किया जाता है टीच एट। ये इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा है और एरर वाला क्वेश्चन कम है। टीच इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टेक्निकली गलत नहीं है, टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन टीच एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज़ द प्रीफर्ड चॉइस। तो टीच एट यूज़ करें, टीच इनको यूज़ ना करें। तो ये तो थी सिंपल वाली एरर। ये फटाफट चलती फिरती एरर्स होती है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये इनकी जगह एट अपने को करना था। अब आ जाओ थोड़ी सी एडवांस वाली एरर्स पे। भाई मुझे बताओ, ये सारे एडजेक्टिव आपने कभी देखे हैं? गॉड अलमाइटी, प्रेसिडेंट इलेक्ट, प्रोफेसर एमेरिटस, प्रीस्ट एमेरिटस, पाउंड स्टर्लिंग, ये तो बहुत ज़रूर सुना होगा आपने, पाउंड स्टर्लिंग। नोटेरी पब्लिक, ये भी अपने शहरों में होती है जहाँ पे आप जाकर के अटेस्टेशन करवाते हो, नोटेरी पब्लिक। एयर अपरेंट, डायरेक्टर जनरल सुना होगा, गवर्नर जनरल सुना होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बॉडी पॉलिटिक। इन सभी नाउन्स की खासियत है, पता क्या खासियत है? इन नाउन्स के अंदर, सभी के अंदर जो एडजेक्टिव और नाउन के बाद में आ रहा है, ये नाउन्स इतने ढीठ हैं, इनके साथ जो एडजेक्टिव है ना एक्चुअल में वो इतने ढीठ हैं कि वो नाउन से पहले आने को तैयार नहीं है। तो ये 10 नाउन्स है अपने पास इंग्लिश में मोटे मोटे, जिनके बाद एडजेक्टिव उनके बाद में आता है, ना कि पहले आता है। गॉड ऑलमाइटी का मतलब है महान भगवान, है ना। ऑलमाइटी मतलब जिसमें सब पावर है, ऑल पावरफुल है। तो ऑल पावरफुल गॉड नहीं लिखते हम, ऑलमाइटी गॉड नहीं लिखते हम, लिखते हैं गॉड ऑलमाइटी।
प्रेसिडेंट इलेक्ट वो आदमी है जो प्रेसिडेंट बन चुका है, प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हो चुका है उसका, लेकिन प्रेसिडेंट का पद संभालना उसको बाकी है। समझ गए ना, इलेक्शन हो चुका है, प्रेसिडेंट बन चुका है, मतलब चुनाव हो चुका है उसका, जीत चुका है वो, लेकिन प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठना बाकी है, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो इलेक्ट प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट इलेक्ट। ये आप सीख चुके हो। प्रोफेसर एमेरिटस, इसी तरीके से प्रीस्ट एमेरिटस भी होता है, रिटायर्ड जो है प्रीस्ट, कहीं का पुजारी, इसको प्रीस्ट कर लेना। पाउंड स्टर्लिंग होता है, यूके की करेंसी है। नोटेरी पब्लिक आप जानते हो। एयर अपरेंट वो आदमी है जो किसी आदमी की सत्ता को, संपत्ति को संभालेगा। अभी उस आदमी के जाने के बाद जो उसका संपत्ति का वारिस होगा ना, उसको बोलते हैं एयर अपरेंट। डायरेक्टर जनरल, गवर्नर जनरल आप जानते हो। बॉडी पॉलिटिक मतलब सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी को बोल देते हैं बॉडी पॉलिटिक, ऐसा समझ लो। बॉडी है पॉलिटिक की, लोगों की एक बॉडी है सिविल सोसाइटी। तो 10 नाउन्स है भाई, याद रखें। अब इसके हिसाब से चला जाए तो प्रोफेसर एमेरिटस लिखना चाहिए, ना कि एमेरिटस प्रोफेसर। मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे लाऊंगा। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, सर हमें तो पता ही नहीं है ये। अरे तो बता रहा हूँ ना मैं, ये 10 ही हैं। एसएससी का पेपर देते हो, चाहे यूपीएससी का देते हो, चाहे तुम बैंक का देते हो, ये 10 मोटे मोटे ऐसे नाउन है जिन पे आप क्वेश्चंस देखोगे बार बार। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली बार जब आपको दिखें वहाँ आपको याद आ जाना चाहिए अमन सर ने करवाया था। समझ गए? चलो, ये हो गई आपकी एरर नंबर 2। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे। ये यूज्ड टू टीचिंग क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है यूज टू, लेकिन यूज टू है ना इंग्लिश में, इसकी 3 स्ट्रक्चर होती हैं। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहता है, यूज टू के बाद में बेस फॉर्म लगाऊं, जीरंड लगाऊं, क्या लगाऊं। तो बड़ा आसान है। देखो आप समझ लो सेंटेंस में यूज टू का काम क्या है, उसी के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। यूज टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाए या वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव यानी कि बेस फॉर्म लगाई जाए। अगर यूज टू में यूज्ड वर्ब में मेन वर्ब बन रही है सेंटेंस के अंदर, हैबिट को बता रही है, तो इसके बाद में आएगी वर्ब की बेस फॉर्म। अगर यूज टू में यूज्ड वर्ब की मेन वर्ब बन रही है, हैबिट को बता रही है, तो यूज बन जाएगी यहाँ पे बेस फॉर्म। अच्छा, अगर यूज टू इज एम आर वॉज वर के बाद में आ जाए, इज एम आर वॉज वर या बी, इज एम आर वॉज वर या बी, इनके बाद में आ जाए, और सेंटेंस में पैसिव की वर्ब बनी हो, मेन वर्ब यूज्ड, तब भी इसके बाद में बेस फॉर्म आएगी। समझ गए ना? तो मेन वर्ब जब भी बने, चाहे एक्टिव में बने चाहे पैसिव में बने, अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को ही लेगा यूज टू। लेकिन अगर इज एम आर वॉज वर के बाद में पैसिव एक्शन ना हो रहा हो और यूज्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा हो और किसी आदमी की आदत को बता रहा हो, तब आप लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस फॉर्मूला को याद करने का इतना सा तरीका है, यूज्ड अगर मेन वर्ब है तब आप बेस फॉर्म यूज करेंगे, यूज्ड अगर एडजेक्टिव है तब आप हैबिट को दिखाएंगे और वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे। एडजेक्टिव होने की कंडीशन ये है, इसके पहले इज एम आर वॉज वर आना चाहिए और सेंटेंस में हैबिट दिखनी चाहिए। अब अपने इसको करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। शी यूज्ड टू वॉच या वॉचिंग मूवीज एवरी वीकेंड ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज। वो देखा करती थी, यहाँ पे यूज्ड टू का मतलब है उसकी आदत है। वो देखा करती थी मूवियाँ हर वीकेंड पे अपने कॉलेज डेज के दौरान। तो पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है ना, कॉलेज में जाती थी और कॉलेज की जगह मूवियाँ देखती थी। अब क्या करें भाई, यहाँ पे यूज टू है मेन वर्ब, शी है आपका सब्जेक्ट, इज एम आर वॉज वर आ नहीं रहा, सीधी सी बात है, यहाँ पे यूज टू मेन वर्ब है, यहाँ पे वॉचिंग नहीं आ सकता, तो यूज टू वॉच। समझ गए ना? अगला देख लो, कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोसेस या प्रोसेस, या पे प्रोसेसिंग कर लेना, ठीक है ना। कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोसेस या प्रोसेसिंग यूज सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्विफ्टली। कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है, आर यूज्ड पैसिव वॉइस में, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस करने के लिए बड़े सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से, स्विफ्टली, फास्ट। देखो यहाँ पे भी यूज टू पैसिव की वर्ब बन रही है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, आर यूज्ड बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर्स के ऊपर काम हो रहा है। अगेन मेन वर्ब है, पैसिव की वर्ब है, इस केस में भी आप यूज करेंगे प्रोसेस को, प्रोसेसिंग नहीं आएगा। यहाँ पे भी प्रोसेस, प्रोसेसिंग नहीं आएगा, यहाँ पे भी वॉच, वॉचिंग नहीं आएगा, क्योंकि यूज्ड यहाँ पे मेन वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब है। अब इसको देखो, आई एम नॉट यूज टू बार्गेन या बार्गेनिंग विद हॉकर्स। मैं यूज टू नहीं हूँ, देखो एम आ गया, इसके बाद में यूज टू आ गया, पैसिव का सेंटेंस नहीं है। अगर पैसिव होता तो यहाँ मतलब होता मेरा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भाई मेरा कौन इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल की तो बात नहीं हो रही, बात हो रही है हैबिट की। इज एम आर वॉज वर प्लस में यूज टू, आई एम नॉट यूज टू, मेरी हैबिट नहीं है बार्गेन करने की, मोल भाव करने की हॉकर्स के साथ, रेडी वालों के साथ। तो मैं रेडी वालों से कभी मोल भाव नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले लेता हूँ, नहीं लगता तो मैं छोड़ देता हूँ। समझ गए? तो यूज टू यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पे बताएगा बार्गेनिंग को, बार्गेन नहीं आएगा। समझ गए ना? जैसे ही आपको पता लगे इज एम और वॉज वर के बाद में एडजेक्टिव आ चुका है, हैबिट की बात कर रहा है, मेन वर्ब बन के नहीं आया है, आप फटाफट वर्ब के आईएनजी फॉर्म को चिपका दें। डोंट वरी, इन 3 months यू विल बी यूज टू लिव या लिविंग हेयर।
परेशान मत हो, 3 महीने में आप आदी हो जाओगे यहाँ रहने के। यू विल बी, अगेन देखो बी आ चुका, यूज्ड आ गया, एडजेक्टिव है, आदत को बता रहा है, आप आदी हो जाओगे यहाँ रहने के, तो लिविंग हेयर। समझ गए? चलो अब इस फॉर्मूला को यहाँ लगा के दिखाओ। ये प्रोफेसर आदी था टीच करने का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इसको आदत थी, इसको लत पड़ी हुई थी, या फिर ये प्रोफेसर यूज था, मतलब ये प्रोफेसर इस काम को किया करता था। प्रोफेसर के लिए मेन वर्ब आई है, इज एम आर वॉज वर्ब नहीं आ रहा, ये फर्स्ट नंबर वर्ब है, ये सेकंड नंबर वर्ब है, यूज टू प्लस में टीचिंग नहीं, टीच। ये होगी एरर नंबर 3। चलिए बढ़े अगले सेंटेंस की तरफ। एरर नंबर 1 अमेडिस प्रोफेसर, ये गलत है, अमेडिस को बाद में आना चाहिए। एरर नंबर 2 यहाँ पे आना चाहिए एट, और एरर नंबर 3 यहाँ पे यूज्ड मेन वर्ब है, तो उसके बाद में आना चाहिए टीच। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। पहले इसको वैसे ही पढ़ेंगे फटाफट से और फिर अपने इसको करते जाएंगे ब्रेक। इन जून, हिडन एरर्स है इसमें और जानबूझ के रखी हुई है ना, पूरा दम लगा दो अपना, दिमाग में देखो मिलती है नहीं मिलती, फिर मैं करवाऊंगा। कह रहा है इन जून 2013 अनप्रेसिडेंटेड फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लिप्स wreaked havoc in उत्तराखंड एंड इट वॉज अ मैन मेड कैलेमिटी वॉज क्लियर। कह रहे जून 13 में क्या हुआ भाई? अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी चीज जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो। प्रेसिडेंट का मतलब होता है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल या एग्जाम्पल। तो 2000 जून 13 में ऐसी मिसाल वाली फ्लैश फ्लड्स हुई। फ्लैश फ्लड मतलब होती है अचानक से आने वाली बाढ़, तो फ्लैश फ्लड्स हुई और लैंड स्लिप्स ने रीक कर दिया हैवॉक को। हैवॉक का मतलब होता है बहुत बड़ा नुकसान, और किस टाइप का? जिसमें बड़ा शोरगुल हो। हैवॉक को आप ऐसा मान लो, तबाही मान लो ना, तबाही है ना, हर तरफ अफरा तफरी वाली तबाही बोलते हैं हैवॉक, जहाँ पे हर तरफ लोग भाग रहे हों, समझ गए ना, अराजकता का माहौल हो, पेंडेमोनियम। और रीक का मतलब होता है चोट मारना। तो लैंड स्लिप्स ने चोट मारी, इस तबाही की उत्तराखंड में। और एक ये था मैन मेड कैलेमिटी, ये बात थी क्लियर। ये जो पूरा मामला था ये एक आदमी का बनाया हुआ कैलेमिटी था, डिजास्टर था, डिजास्टर मतलब कैलेमिटी, ये बात क्लियर थी। समझ गए सेंटेंस? तो जून 13 में ऐसे अभी तक ना देखे जाने वाले फ्लैश फ्लड्स हुए और लैंड स्लिप्स हुए, भूकंप हुए, इन्होंने रीक कर दिया हैवॉक को उत्तराखंड में, और ये चीज़ आदमी के द्वारा ही की गई थी, मैन मेड डिजास्टर था, ये चीज़ बड़ी साफ थी। क्लासिक एरर है इस सेंटेंस में, पहले ब्रेक करवाऊंगा फिर सेंटेंस के एरर बताऊंगा। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना अगर आप मन से मानते हो कि इस कंटेंट में सर मेहनत भी कर रहे हैं और सर जो बता रहे हैं वो कहीं और देखने को सुनने को मिलता भी नहीं है। अगर सीख रहे हो तो अप्रिशिएट करो इस कंटेंट को, ताकि ये कंटेंट और स्टूडेंट्स तक पहुंचे, है ना। चलो इन प्रेपोजिशन है, जून 13 क्या हो गया? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। याद रखें जितने भी टाइम्स हैं, टाइम पीरियड, टाइम के जो पॉइंट्स हैं, टाइम के जो पॉइंट ऑफ टाइम्स हैं, जैसे ईयर है, मंथ है, डे है, वार है, ये सब के सब नाउन का काम करते हैं। तो इन प्रेपोजिशन से इसका मामला सेट हो गया। आगे बढ़ जाओ, कोमा लग गया। अब यहाँ से क्लोज शुरू हो रहा है। अनप्रेसिडेंटेड फ्लैश फ्लड्स, फ्लड एक नाउन है, पीछे एस आ रहा है, कॉमन नाउन है। सेंटेंस का पहला नाउन है जिसके पहले कोई प्रेपोजिशन और कोई वर्ब नहीं आ रही। आप बोलोगे सर प्रेपोजिशन तो आ रही है, इन आ रही है, भाई इनका मामला तो इससे सेट हो गया ना, इन दोनों की आपस में सेटिंग हो गई ना। अब इस फ्लड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, अब इस फ्लड से कोई किसी का कनेक्शन है नहीं, तो ये फ्लड्स बन गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और फ्लड्स कैसी हैं? फ्लैश और अनप्रेसिडेंटेड, बहुत तेजी से आने वाली और कभी ना देखी गई। आगे बढ़ो, एंड कंजंक्शन और इसके बाद में आ रहा है लैंड स्लिप्स। तो फ्लड्स हो गया आपका सब्जेक्ट 1.1, लैंड स्लिप्स हो गया सब्जेक्ट 1.2। कहने का मतलब क्या है? ये पूरा ही सब्जेक्ट है, फ्लड्स एंड लैंड स्लिप्स दोनों ही जो है आपके सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। अब देखो इन स्लिप्स ने और फ्लड्स ने क्या किया? रीक किया हैवॉक को। रीक हो गई आपकी वर्ब, सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1, और हैवॉक हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। याद रखें वर्ब से व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई करने वाला कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रीक किसको किया? रीक किया हैवॉक को। व्हाट डिड इट रीक? रीक किया हैवॉक को। तो रैक के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा हैवॉक, ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है उत्तराखंड, एक राज्य का नाम है, इसके आगे कभी द नहीं आएगा, देखो लगा भी नहीं हुआ। अब देखो एंड, अब ये वाला जो एंड है ना, ये नए क्लोज की शुरुआत करेगा। इस वाले एंड ने तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को मिलाया, इस वाले एंड ने तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को मिलाया, इस वाले एंड ने दो क्लोजेस को मिलाया। अगला क्लोज उसका फॉर्म सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2 इट, और वर्ब है उसकी वॉस। इज एम आर वॉज वर अकेले आ जाए, बी फैमिली की वर्ब अकेले आ जाए तो लिंक वर्ब बन जाती है, और अपने बाद में लेती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट के बारे में बताने वाला कॉम्प्लीमेंट है क्लैमिटी, ठीक है, क्लैमिटी। क्लैमिटी हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैन मेड इस क्लैमिटी के बारे में बताने वाला एक एडजेक्टिव है। कैसी क्लैमिटी?
नेचर मेड थी या मैन मेड थी? नहीं सर, मैन मेड थी। तो मैन मेड कैलेमिटी के बारे में बताने वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम कर रहा है। आगे देखो, अजीब सी चीज़ दिखेगी आपको, दिखेगी एक वर्ब और साथ में दिखेगा उसके एक एडजेक्टिव। कहने का मतलब क्या है, ये वाली जो वर्ब है इसका कोई सब्जेक्ट है नहीं। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट इट को बना दें। मान लो इसको इट को सब्जेक्ट बनाना होता तो पहली जो वर्ब है इसकी यहाँ पे वॉज और दूसरी वर्ब भी आ रही है वॉज, तो दोनों के बीच में एंड लगा होता कि नहीं लगा होता? तो इस वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, इस एडजेक्टिव के लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है नहीं। अभी देखते हैं सेंटेंस को एक बार रिपीट करेंगे, फिर आपको एरर पकड़ में आ जानी चाहिए। इन प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, फ्लैश फ्लड्स आपका सब्जेक्ट नंबर 1.1, लैंड स्लिप्स आपका सब्जेक्ट नंबर 1.2। ये एक ही सब्जेक्ट है, एंड से जुड़े हुए हैं कंजंक्शन से। फ्लैश और अनप्रेसिडेंटेड इन फ्लड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, दोनों एडजेक्टिव्स हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। अब इन दोनों ने रीक किया हैवॉक को, वर्ब हो गई आपकी रेक, ठीक है ना, रैक, रैक बोलते हैं इसको, रैक्ट। हैवॉक हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया उत्तराखंड नाम का प्रॉपर नाउन, एक स्टेट का नाम है, राज्य का नाम है। एंड होगी कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आया, इसकी वर्ब नंबर 2 आई वॉज। इसके बाद इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया क्लैमिटी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस इट के लिए। मैन मेड जो है इस क्लैमिटी के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लैमिटी मतलब डिजास्टर, तबाही, वो वाली तबाही जो आदमी ने बनाई थी, मैन मेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले आ जाए कभी भी किसी नाउन के बाजू में तो एडजेक्टिव का काम करती है। अब वॉज क्लियर हमें समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ क्लियर नहीं है किसकी कौन सी वर्ब है और ये किसका सब्जेक्ट कहाँ पे है। अब देखो ध्यान से, इसका सब्जेक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ। और क्यों नहीं लिखा हुआ? ये हमने जानबूझ के एरर को छोड़ा था। आपने देखा वॉज क्लियर, वॉज एक वर्ब है, क्लियर एक एडजेक्टिव है। क्लियर एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा वॉज नाम की लिंक वर्ब के बाद, तो सब्जेक्ट तो कहीं दिया होना चाहिए ना, इट तो हो नहीं सकता। अगर इट सब्जेक्ट होता तो इस वर्ब और इस वर्ब को दूसरी बार लिखने की जरूरत ना पड़ती, यहाँ पे एंड लिख देते, एंड लगाते और इस वॉज को दूसरी बार ना लिखते, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस इट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है वर्ब का, तो यहाँ पे दैट नाम का एक प्रोनाउन आना चाहिए। अब देखो सेंटेंस कैसे बना, एंड दैट इट वॉज अ मैन मेड कैलेमिटी वॉज क्लियर। और दैट का मतलब है ये बात की, एंड ये बात की कि ये एक मैन मेड कैलेमिटी थी, ये चीज़ क्लियर थी। समझ गए ना। जब भी आपको सब्जेक्ट ओमिटेड मिले तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे लगता है इट या दैट। अब यहाँ पे मैं इट लगा सकता था लेकिन इट यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, फिर मैं यहाँ पे इट लिखूंगा और फिर से एक इट लिखूंगा तो अजीब सा लगेगा। एंड इट वॉज मैन मेड कैलेमिटी वॉज क्लियर। समझ गए ना, टेक्निकली सही है लेकिन गलत हो जाएगा, थोड़ा देखने में अजीब लगेगा, 2 बार इट आता हुआ। तो मैं दूसरा यूज़ क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, दैट इट वॉज अ मैन मेड कैलेमिटी। अब दैट की वर्ब होगी वॉज, क्लियर हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए। तो एरर नंबर 1 है क्लासिक एरर, सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब है। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे। अपने पास हैवॉक नाम का वर्ड है, मैंने आपको बताया वॉयलेंट डिस्टर्बेंस को बोलते हैं, अराजकता को बोलते हैं, तबाही को बोलते हैं, अफरा तफरी को, इसको मेहम भी बोलते हैं ना। अफरा तफरी समझ लो, अफरा तफरी, बस समझ लो ऊपर से बारिश हो रही है, बाढ़ें आ रही हैं, लोग भाग रहे हैं इधर उधर। हैवॉक, हैवॉक के साथ में एक वर्ड आता है रैक या रीक, आप यूज़ करते हैं रीक नाम के वर्ड को। रीक का मतलब होता है किसी चीज़ को कोज करना, किसी चीज़ को अक्कर होने को, हैपन करने को कोज करना, किसी चीज़ को घटित करवाना, है ना, किसी चीज़ के घटित होने का कारण बनना। रीक नाम का वर्ड हैवॉक के साथ अक्सर आप देखोगे। रीक हैवॉक जो है करेक्ट फ्रेज है, लेकिन रीक से मिलता जुलता एक वर्ड है रैक। रैक का मतलब होता है दे मारना, किसी चीज़ को पटक के मारना। समझ गए ना। आई रैक्ड हिज कार, मैंने उसकी कार को पटक पटक के मारा, डंडा लिया और कार के मैंने उसके जो है मार के उसकी कार का मैंने कचूमर निकाल दिया। तो मैंने रैक किया उसकी कार को, स्मैश किया उसकी कार को, हिट किया है। तो आप जो है हैवॉक को हिट नहीं करोगे, अफरा तफरी को आप हिट नहीं कर सकते हो। हिट आप कर सकते हो किसी आदमी को, किसी कार को, किसी ऑब्जेक्ट को स्मैश कर सकते हो। अफरा तफरी को आप कोज करोगे कि वो अकर हो या हैपन हो। तो करेक्ट जो फ्रेज बनता है इंग्लिश में बनता है वो रीक हैवॉक। इसलिए मैं बार बार रीक रीक बोल रहा था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको लिख कर बताया था आपको रैक हैवॉक। तो रैक हैवॉक इज ए इनकरेक्ट फ्रेज इन इंग्लिश। हमेशा यूज़ करें कोज टू अकर वाले रीक हैवॉक को। इसकी स्पेलिंग देख लो, WREAK। तो ये भी एक क्लासिक एरर है इंग्लिश में, रैक की जगह रीक किया जाता है और अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं इस एरर को पकड़ नहीं पाते हैं। आप याद रखें, रैक की जगह पे हैवॉक के साथ में रीक नाम के वर्ड को यूज़ किया जाता है। नोट कर लेना भाई, कहीं डायरी पे भूल जाओगे, मेरे को तो आता है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, लास्ट सेंटेंस है, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्विज देने वाला हूँ, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। आ जाओ उसको पहले पढ़ लेते हैं। द एम President Joe Biden told before embarking on a European tour that ended in summit with his Russian counterpart on June 16th were to make it clear to Putin and China that the Europe and US United States are close allies। कह रहे जो एम था, एम का मतलब होता है जो है ऑब्जेक्टिव,
जो लक्ष्य था। अब कह रहा है ये बताने वाले थे प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बताया। कह रहा है जो एम था ना, और कब ये बताया उन्होंने, इम्बार्क करने से पहले। इम्बार्क ऑन करने का मतलब होता है सफ़र की शुरुआत करना। उन्होंने सफ़र शुरुआत करने से पहले एक यूरोपियन टूर की, जो एंड हुआ एक समिट में, एक शिखर कॉन्फ्रेंस में, एक टॉप कॉन्फ्रेंस में, शिखर वार्ता में, उसके रशियन काउंटर पार्ट के साथ, रशिया के प्रेसिडेंट के साथ। क्योंकि ये अमेरिका का है तो वो रशिया का काउंटर पार्ट हुआ, मतलब रशिया का प्रेसिडेंट। और कब, जून 16 को। तो कह रहे जो एम था ना, जो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बताया यूरोप टूर को शुरू करने से पहले, और वो यूरोप टूर जो ख़त्म हुआ एक टॉप कॉन्फ्रेंस पे, एक शिखर वार्ता पे रशिया के पुतिन के साथ जून 16 को। कह रहा वो एम था इस चीज़ को मेक इट क्लियर करना, साफ करना पुतिन और चाइना के लिए, दैट वो ये कि जो यूरोप है और जो पूरा का पूरा यूएस है वो क्लोज अलाइज हैं, आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन का कहना यही था, हम यही बताना चाह रहे हैं रशिया को कि हम एक हैं, यूरोप और अमेरिका को आप अलग अलग ना देखें। अगर आपने किसी से भी पंगा लिया तो पूरा नेटो आपके सामने खड़ा है, चाइना और रशिया के सामने। चलो आ जाओ, सेंटेंस आपने पढ़ लिया है, अब इसमें एरर्स निकालेंगे। बहुत अच्छी अच्छी एरर्स हैं, खूबसूरत सी। पहले इसको कर लेते हैं ब्रेक। चलो, कह रहा है द एम। एम क्या है? एक कॉमन नाउन है, पीछे एस नहीं आ रहा, सिंगुलर नाउन है। द लगा हुआ है, आर्टिकल देखते ही पता लग जाना चाहिए एक नाउन है। सेंटेंस का पहला नाउन जिससे पहले कोई वर्ब नहीं, कोई प्रेपोजिशन नहीं, आंखें बंद करो, उसी नाउन को सब्जेक्ट बना लो। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे लग गया कॉमा, यहाँ पे लग गया कॉमा। ये दो कॉमा के बीच में आपको एक क्लोज मिला है। ये क्यों मिला है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्लोज के अंदर आपको सब्जेक्ट मिल रहा है प्रेसिडेंट जो बाइडन, और वर्ब मिल रही है इसकी टोल्ड। ये क्यों मिला है ये मैं भी आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लो, दो कॉमा के बीच में एक क्लोज रखा हुआ है जिसका सब्जेक्ट नंबर 2 है जो बाइडन और वर्ब नंबर 2 है टोल्ड। सब्जेक्ट 1 है एम। अब और आगे बढ़ो, बिफोर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एम्बार्किंग। मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट अगर वर्ब लेगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेगी। तो एम्बार्क ऑन नहीं लिखा, एम्बार्किंग ऑन लिखा है। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, सफ़र की। तो बिफोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया जीरेंट, एम्बार्किंग ऑन। अब देखो एम्बार्क किस पे किया, एम्बार्क ऑन किया यूरोपियन टूर पे। तो यूरोपियन टूर जो है इस एम्बार्किंग ऑन नाम के जीरेंट का ऑब्जेक्ट है, समझ गए ना। यूरोपियन टूर, इसको आप कंपाउंड नाउन भी मान सकते हो, या यूरोपियन को आप एडजेक्टिव मान लो, टूर को एक नाउन मान लो। अ टूर है तो ये एक सिंगुलर टूर की बात हो रही है, ये एक नाउन है। और आगे बढ़ो, दैट है एक रिलेटिव प्रोनाउन। देखो वो वाला यूरोपियन टूर जो कि एंड हुआ। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बहुत सारे यूरोपियन टूर किए होंगे ज़िंदगी में, 90 साल का आदमी है, इसने खूब यूरोपियन टूर किए होंगे। हम बात कर रहे हैं जो कि पुतिन से मीटिंग के अंदर, समिट के अंदर एंड अप हुआ। तो इसके लिए हमने खास रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया, दैट। समझ गए ना, इसका एंटीसीडेंट है यूरोपियन टूर, और इस रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है एंडेड। तो ये सब्जेक्ट नंबर 3 हो गया दैट, और वर्ब नंबर 3 होगी एंडेड। अब एंड किस में हुआ? समिट में। समिट एक नाउन है, इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट कौन है? हिज, रशियन। तो हिज और रशियन दोनों एडजेक्टिव है, काउंटर पार्ट को मॉडिफाई कर रही हैं। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। आप यहाँ के सीएम हो, आपके बगल वाले जो स्टेट है उसमें जो सीएम है वो आपके काउंटर पार्ट होंगे। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन है तो रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो उसका काउंटर पार्ट होगा, समझ गए। विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है काउंटर पार्ट। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जून 16। अब देखो यहाँ पे मिल गई आपको वर्ब। सब्जेक्ट आपका एम, सब्जेक्ट नंबर 1 एम, वर्ब नंबर 1 उसकी वर्ड। समझ रहे हो ना, सब्जेक्ट से वर्ब को आपने अब मिलवाया। ये सब्जेक्ट नंबर 2 था, ये इसकी वर्ब नंबर 2 थी, और ये सब्जेक्ट नंबर 3 था, और ये एंडेड इसकी वर्ब नंबर 3 थी। अब सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1 मिल गई। अब देखो वर्ब क्या था, एम क्या था? टू मेक इट क्लियर, इस चीज़ को क्लियर करना। ये टू मेक यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब है लिंक वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर क्या करती है? लिंक वर्ब का काम करती है। उसके बाद में आपको एक इन्फिनेटिव, एक नाउन, एडजेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। तो एम था मेक करना, अब मेक किसको करना? इट को। इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो गया इट, और यहाँ पे क्लियर क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मेक इट क्लियर। जब भी आपको वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट मिले और ऑब्जेक्ट के बाद में एक एडजेक्टिव मिले तो वो एडजेक्टिव उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा, है ना। कॉजेटिव वर्ब होती हैं, हेल्प है, मेक है, गेट है, ये सारी की सारी कॉजेटिव वर्ब है, हैव है। तो इन कॉजेटिव वर्ब वाला फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है, मेक इट क्लियर। अब देखो क्लियर किसको करना है? टू पुतिन, टू का ऑब्जेक्ट है पुतिन, और दूसरा है चाइना। तो टू के दो ऑब्जेक्ट हैं, टू पुतिन एंड चाइना। अब क्लियर ये करना है दैट, ये करना है द यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 4। द यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इसकी वर्ब नंबर होगी 4 आर, और क्लोज अलाइज हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स सब्जेक्ट हैं, लिंक वर्ब आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर आई हुई है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा यहाँ पे अलाइज नाम का नाउन। क्लोज एक एडजेक्टिव है, अलाइज को मॉडिफाई कर रहा है। थोड़ा सेंटेंस लंबा है मैं जानता हूँ, आप थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे हो,
कई चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से भी निकल रही हैं, मैं एक बार रिपीट करूँगा, लेकिन याद रखें अगर आपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूरी कर ली है मेरे होम पेज से चैनल के, तो ये चीज़ें आपके लिए बच्चों का खेल है। और जिसके लिए ये जो मैं करवा रहा हूँ ये बच्चों का खेल है ना, उसके लिए इंग्लिश बच्चों का खेल है। समझ गए ना। आप पूछते हो ना सर इंग्लिश में 200 में से 190 नंबर कैसे आए, तो ये तरीका है 200 में से 190 नंबर का। और जिसके आते हैं ना वो आदमी इस काम को बड़ी आसानी से कर भी सकता है। तो बेसिक ग्रामर होम पेज पे रखिए, इसको रिफ़र कर लेना, सब कुछ इसमें समझाया हुआ है। मैं रिपीट कर दूँ, एम आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 है जो बाइडन, वर्ब नंबर 2 है इसकी टोल्ड, बिफोर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एम्बार्किंग ऑन नाम का जीरेंट, इस जीरेंट का ऑब्जेक्ट है टूअर, वट का रिप्लाई कर रहा है जीरेंट से, टूअर नाम का नाउन, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दैट नाम का सब्जेक्ट बन गया 3, इस टूअर के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब एंडेड, वर्ब नंबर 3। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सबमिट, विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट है हिज और रशियन, दोनों पॉजेसिव हैं। देखो ये पॉजेसिव हो गया और ये रशियन एक एडजेक्टिव हो गया, दोनों एडजेक्टिव ही काउंटर पार्ट नाम को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑन का ऑब्जेक्ट हो गया जून 16। अब देखो एम को आपने सब्जेक्ट 1 को वर्ब नंबर 1 दिए, ये समझ गए ना। सब्जेक्ट यहाँ रखा है जापान में, वर्ब रखी है चाइना में, ऐसा होता है। बीच में बहुत सारी चीज़ें फंस गई हैं, सब्जेक्ट से वर्ब दूर हो गई। वर्ब के बाद में आपको मिलेगा टू मेक नाम का इन्फिनेटिव, इस वर्ब से जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं, एम वर्ब टू मेक। अब मेक किसको करना था, इस चीज़ को करना था। मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया इट नाम का प्रोनाउन, और इट के बाद में क्लियर नाम का एडजेक्टिव मिल रहा है, इसी वर्ब के लिए जो ऑब्जेक्ट आया उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मेक इट वर्ड मेक इट क्लियर। अब टू प्रेपोजिशन है, इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट नंबर 1 पुतिन, ऑब्जेक्ट नंबर 1 चाइना, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों को ही क्लियर करना था, पुतिन और चाइना को क्लियर ये करना था। दैट कंजंक्शन आई है। क्लोज नंबर 4, क्लोज नंबर 4 का सब्जेक्ट है यूरोप एंड स्टेट्स, इसकी वर्ब है आर, सब्जेक्ट नंबर 4 की वर्ब नंबर 4। क्लोज अलाइज यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया, नाउन बन गया। इस नाउन को आप इस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान सकते हो क्योंकि बीच में पड़ी हुई है लिंक वर्ब। क्लोज एक एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। समझ गए। अब इसमें एक एरर तो आपने पकड़ ही ली, कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे। जिसने सेंटेंस को ब्रेक किया वो ब्रेक करते बता देगा सर एम सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगी, यहाँ पे आनी चाहिए वॉस, है ना। अगर आपने ब्रेक किया तो ब्रेक करते ही आप यहीं पे बता दोगे, जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे ना पढ़ते पढ़ते आप बता दोगे सर ये बीच में जो आया है ये सब अलग है, एम की वर्ब होनी चाहिए वॉज, यहाँ पे लिखी हुई है वर्ब। तो ये होगी आपके एरर नंबर 1। अब दूसरी एरर देखो, सबमिट एक कॉमन नाउन है, इसको डिक्शनरी में डालो, इसके आगे हमेशा आपको अ लिखा हुआ मिलेगा। सबमिट एक कॉमन सिंगुलर नाउन है, ऐसा कॉमन सिंगुलर नाउन जो सिंगुलर हो ना, ऐसा कॉमन नाउन, उसके आगे हमेशा आप एक आर्टिकल को लगाएं, ए या एन को। जैसे कार है, दिस इज कार। अब ये सेंटेंस गलत है, कार अकेली है, एक है, कॉमन नाउन है, तो आप लिखोगे दिस इज अ कार, या लिख दो दिस इज माई कार, दिस इज योर कार, कुछ ना कुछ इसके पहले होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो आप एक जो है आर्टिकल को लगाएं, ए या एन को, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले। तो सबमिट से पहले कुछ लगाना चाहिए था, तो यहाँ लगाया नहीं, तो इनके बाद में ए लगा दो, एरर नंबर 2, इन अ सबमिट। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे। एरर नंबर 3 है एक कॉन्टिनेंट के नाम से पहले द लगा हुआ, जो नहीं होना चाहिए। कभी भी प्लेसेस के नाम से पहले द नहीं आता, किसी स्टेट के नाम से पहले, किसी कॉन्टिनेंट के नाम से पहले, किसी सिटी के नाम से पहले, किसी नेशन के नाम से पहले आप द को नहीं लगाते। लेकिन अब इसका अपवाद भी है, इस द को तो निकालना था लेकिन यूनाइटेड स्टेट से पहले द को लगाना था। क्यों? ऐसे देश जिनके नाम में पीछे एस आ रहा होता है या जिनके नाम में प्लुरैलिटी की फीलिंग हो, बहुवचन की फीलिंग हो, उस केस में उनके आगे द आता है। जैसे यूनाइटेड, कई सारी स्टेट्स यूनाइटेड हैं, प्लूरल बात हो रही है तो द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, भाई कई सारे किंगडम को यूनाइट किया गया, द यूनाइटेड किंगडम। जैसे बहामास आइलैंड्स हैं, बहामास, तो ये बहामा आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। वैसे फिलीपींस तो पीछे एस आ रहा है। वैसे नेदरलैंड्स लिख दूं क्या साफ साफ, नेदरलैंड्स, पीछे एस आ रहा है। तो एस आ रहा है ना, तो समझ लो उस नाम के आगे आपको द को लगाना है, उस कंट्री के नाम के आगे द आएगा ही आएगा। तो इधर तो लगाया था गलत और इधर लगाया बिल्कुल ठीक, समझ गए। अब एक एरर और देख लेते हैं लास्ट में, बड़ी अच्छी एरर है, वो ध्यान से देखना। 2 वर्ब्स हैं इंग्लिश में, से और टेल, दोनों का मतलब होता है किसी को कुछ बताना। आपने किसी को कुछ से किया, टेल किया, एक ही बात है। लेकिन ध्यान क्या देना है, जब भी आप टेल करते हो ना तो किसी को बताया जाता है, कुछ तो बताया जाता है, लेकिन टू समवन, उस आदमी का नाम होना चाहिए टेल वर्ब के बाद, और से में उसका नाम होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सच बताया तो आप यू सेड द ट्रूथ, लेकिन आपने मुझे सच बताया, जिसको बताया गया वो नाम आ गया उस आदमी का, तो आप टेल यू टोल्ड मी द ट्रूथ। तो टेल वर्ब के लिए कंडीशन ये है कि इसके बाद में एक
इंसान होना चाहिए जिसको आपने जो बताया है। जैसे शी टोल्ड या सेड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया। अब किसे बताया? मुझे बताया। और क्या बताया? सीक्रेट बताया। जब दोनों ही चीज़ें आ गई हैं तो आप से वर्ब को यूज़ ना करें, टेल वर्ब को यूज़ करें। टोल्ड मी अ सीक्रेट, समझ गए ना, यहाँ पे सेड मी अ सीक्रेट नहीं आ सकता। वैसे ही द मूवी सेज टेल्स अस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मूवी जो है हमें भारत के इतिहास के बारे में बताती है। अब देखो हमें बताती है, हम तो हो गए जिसको बताया गया है, और क्या बताती है? इतिहास बताती है जिस चीज़ को बताया गया है। दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे से वर्ब नहीं आ सकती, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेल्स। द मूवी टेल्स अस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखो द बाइबल टेल्स या सेज दैट स्टीलिंग इज अ सिन, बाइबल कहती है कि चोरी करना एक गुनाह है। स्टीलिंग इज अ सिन, सिन का मतलब है पाप, चोरी का मतलब है स्टीलिंग। अब मुझे बताओ बाइबल किसको कहती है? लिखा गया बाइबल टेल्स अस, बाइबल टेल्स देम, बाइबल टेल्स क्रिश्चियंस, कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ ना। तो जो बात की गई है वो बात तो बताई गई है, लेकिन जिसे बताया गया वो नहीं बताया गया। टू समवन वाला केस इस केस में नहीं बन रहा, किसे बताया गया हमें नहीं पता। तो ऐसे केस में आप टेल को यूज़ कर ही नहीं सकते हो, आप यूज़ करोगे यहाँ पे सेज को। दोनों बातें एक ही हैं, दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, लेकिन टेल के अंदर जिसको बताया जाता है वो भी सेंटेंस में आपको दिया हुआ होना चाहिए। तो इस केस में क्या करूँ भाई? प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ऐसा बताया। अरे किसको बताया? सारी दुनिया को बताया, तो यहाँ लिख देते सारी दुनिया। प्रेसिडेंट जो बाइडन टोल्ड द होल वर्ल्ड। अगर ऐसा होता तो ठीक है, नहीं है तो इस केस में क्या करूँगा? टोल्ड को निकाल दो और यहाँ लिख दो सेट। ये हो गई आपके एरर नंबर 4। चलिए इसी के साथ रैप अप करेंगे अपने सेशन को। आज का क्विज मैं आपको दिखा देता हूँ। लंबा सेंटेंस है, 4 एरर्स हैं। कितनी है? 4। ब्रेक करो, उसी तरीके से करो। कम से कम 2 एरर्स तो आपको मिलनी चाहिए। देखो 4 नहीं मिले तो 2 मिलनी चाहिए। बाकी सेंटेंस में जो एरर्स हैं मैं इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में, कहाँ पे भाई? फर्स्ट कमेंट में जो पिंड कमेंट है उसमें इसको डाल रहा हूँ। एरर्स को वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है, मिला लेना, मैच कर लेना। नेक्स्ट सेशन को जब शुरू करूँगा इसी सेंटेंस से शुरू करूँगा। राइटिंग स्किल्स का कोर्स मैंने आपको बता दिया है। आज रात 12 बजे तक आपको मिलेगा डिस्काउंट 200 रुपये का। YD 200 कोड लगाएं टीचर्स डे के मौके पे। अगर बाय करना चाहते थे, अभी तक नहीं कर पाए हो, तो आज कर सकते हो कोड के साथ में। साथ में आपको SSC बैंक्स के भी मिल रहे हैं कोर्स, इसी ऐप के ऊपर डाउनलोड कर लेना। इसी कमेंट सेक्शन में मैं आपको फर्स्ट वाले में इसका लिंक भी दे रहा हूँ। ऐप को जरूर अपने पास रखें। ऐप रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। यहाँ पे आपकी क्वेरी को कोई कस्टमर केयर वाला पर्सन जो है सॉल्व कर देगा। अंटिल देन साइनिंग आउट।